डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट की प्रोज से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गई द होम कमिंग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फटिक चक्रवर्ती नाम का एक शरारती बालक होता है जो अपने साथियों के साथ मिलकर हर रोज़ नई नई शरारत करता है। वह नदी तट पर जाता है और एक लकड़ी के लट्ठे को जो नदी के पानी में पकने के लिए पड़ा हुआ है, जिससे नाव का मस्तूल बनाया जाना है, वह उसे विस्थापित करना चाहता है। लेकिन उसका छोटा भाई माखन उसके उस शरारत में व्यवधान डालता है और लट्ठे पर बैठ जाता है। तो माखन उसे धमकी देता है हटने के लिए, लेकिन वह हटता नहीं है। तो वह उसकी पिटाई कर देता है और दोनों में झगड़ा होता है। माखन रोते हुए घर पहुंचता है और अपनी माँ से शिकायत करता है। इसी बीच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस नदी तट पर नाव से उतरता है और फटिक से चक्रवर्ती लोगों के घर का पता पूछता है, लेकिन फटिक उसे नहीं बताता है और वह घास का तनका अपने मुंह में दबाए रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एक नौकर घर से आता है उसे बुलाने के लिए, जब वह उससे मना करता है तो मालिक की तरह से वह नौकर उसे घसीटता हुआ घर ले जाता है, जहाँ पर फटिक और माखन में फिर से बहस होती है। माँ उसे पीटती है और माखन का पक्ष लेती है। इसी बीच में वह अजनबी पहुँच जाता है। अजनबी को देख करके फटिक झिझक जाता है और शर्मिंदगी महसूस करता है। साथ ही साथ उसे इस बात का भी डर है कि वह अजनबी उसे नदी के तट पर उसके द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में बताएगा और वह अजनबी उसका मामा होता है। अब आगे The next few days were full of rejoice. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nonsense. He was lazy, disobedient, and wild. But Makhan was as good as gold, as quiet as a lamb, and very fond of reading. Bisambar kindly offered to take Fatik off his sister's hands and educate with him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed when his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him. His joy knows no bounds, and he said, "Oh, yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। भाई ने दोनों लड़कों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी हासिल की। उसे उसकी बहन के द्वारा यह बताया गया कि फटिक लगातार ही दुखदायी प्राणी हो गया है। वह आलसी है, कहना नहीं मानता है और असभ्य है। लेकिन माखन ऐसा अच्छा है जैसे सोना हो, ऐसा शांत है जैसे कि कोई भेड़ का बच्चा हो, और पढ़ाई में भी
बड़ी रुचि लेता है। विशंबर ने दया भाव से अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसे पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जब फटिक ने यह सुना तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही और वह बोला, अरे हाँ मामा, एक प्रकार से उसने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वह भी यही चाहता है, अर्थात वह अपने मामा के साथ कलकत्ता जाकर पढ़ाई करना चाहता है। इट वाज एन immense relief to the mother to get rid of Fatik. She had a prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. फटिक से छुटकारा पाते हुए माँ को बड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके अंदर इस लड़के के प्रति एक पक्षपातपूर्ण विरोधी धारणा थी और दोनों भाइयों के बीच में कभी कोई प्रेम नहीं दिखाई पड़ा था। उस माँ को रोज ये डर लगा रहता था कि वह या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा या फिर झगड़ते हुए उसका सिर फोड़ देगा या फिर उसके लिए और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसके साथ ही साथ फटिक की जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर वह कुछ थोड़ी सी दुखी भी हो रही थी। फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He vacantly to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, and his marvels. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. जैसे ही सारी व्यवस्थाएं हो गईं, वैसे ही फटिक अपने मामा से हर क्षण पूछता रहा था कि हम लोग कब चल रहे हैं। वह उमंग से भरा हुआ पूरे दिन तैयार बना रहता था और रात में अधिकतर जागा हुआ ही पड़ा रहता था। उसने अपनी मछली पकड़ने की बंसी, अपनी बड़ी सी पतंग और अपनी कांच की गोलियां इस प्रस्थान के अवसर पर माखन को हमेशा के लिए दे दी थीं। वास्तव में इस विदाई के समय पर माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित हो गई थी। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking any one else, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly
upsetting, Bisambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. क्या है? जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटिक का अपनी मामी के साथ पहली बार परिचय हुआ। वह अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से किसी भी प्रकार से खुश नहीं थी, अर्थात वह फटिक के पहुंचने से दुखी थी। ऐसे किसी और एक को भी लिए बिना ही अपने ही 3 लड़के की व्यवस्था बनाना बहुत ही पर्याप्त लगता था और 14 साल की उम्र के गांव के एक लड़के को अपने बीच में ले आना बेहद रूप से अव्यवस्था फैलाने वाली बात थी। ऐसी नासमझी करने से पहले विशंबर को वास्तव में 2 बार सोच लेना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talks with a childish lips, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impatient. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive groaning age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quavers. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. The lad himself becomes painfully self-conscious when he talks with elderly people. He is either unduly forward or else too unduly shy that he appears ashamed of his very existence. मनुष्यों की व्यवहारिक दुनिया में 14 साल की अवस्था के लड़के से बढ़कर और कोई दुखदायी प्राणी नहीं होता है। वह न तो देखने में ही अच्छा लगने लायक होता है और ना ही किसी काम में लाने लायक होता है। जिस प्रकार से किसी छोटे बच्चे से प्रेम किया जा सकता है, उसी प्रकार से उस पर स्नेह की बौछार करना असंभव होता है और वह हमेशा ही बीच में अड़चन पैदा करने वाला होता है। यदि वह बच्चों की तरह बोलने में तुतला जाता है तो उसे बच्चा कहकर झड़क दिया जाता है, और अगर वह बड़ों की तरह कोई उत्तर देता है तो उसे असभ्य कहा जाता है। वास्तव में उसकी ओर से की गई कुल मिलाकर कोई भी बात बुरी लगने वाली हो जाती है और फिर वह ऐसी बढ़ती हुई अवस्था वाला होता है कि वह देखने में आकर्षक नहीं लगता है। उसका शरीर ऐसी अशोभनीय तेजी से बढ़ता है कि वह कपड़ों से बाहर झांकने लगता है, अर्थात उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं। उसकी आवाज़ रूखी, टूटती हुई और कपकपाती हुई हो जाती है। उसका चेहरा अचानक ही नुकीला
और दिखने में अच्छा न लगने वाला हो जाता है। प्रारंभिक बचपन की कमियों को क्षमा कर देना आसान होता है, लेकिन 14 वर्ष के लड़के में होने वाले स्वाभाविक छोटी सी भी भूल सहन किए जाने के लिए बड़ी कठिन हो जाती है। वह लड़का स्वयं भी कष्टपूर्ण भावना के साथ अपनी ऐसी जानकारियां रखता है। जब वह बड़ों के साथ बातें करता है तो वह या तो अनुचित रूप से बहुत आगे बढ़ जाता है या फिर अनुचित रूप से ऐसा शर्मिला हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आती हुई प्रतीत होती है। Yet it is at this very age when in his hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So but with scolding and chiding he becomes very much like a stray dog that has lost his master. फिर भी इस अवस्था पर कोई भी ऐसा छोटा लड़का अपने अंतर हृदय में अपने लिए मान्यता और प्रेम के लिए तरसने लगता है, और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्पित गुलाम बन जाता है जो उसके लिए हमदर्दी के विचार दिखाता हो, परंतु खुले तौर पर उससे प्रेम करने का कोई साहस नहीं करता है, क्योंकि उसे अनुचित रूप से लिप्त समझा जाएगा और इसलिए उस लड़के के लिए उसे बुरा माना जाएगा। इसलिए उसे फटकारने या धुतकारने का क्या परिणाम होता है, वह तो बहुत कुछ उस भटके हुए कुत्ते की तरह हो जाता है जो मालिक कहीं खो गया हो, जिसका मालिक कहीं खो गया हो। फॉर ए बॉय ऑफ 14 his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little sort of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका अपना घर ही उसके लिए स्वर्ग होता है। अपरिचित लोगों के साथ किसी अपरिचित मकान में रहना उसके लिए थोड़ी सी एक यातना है, जबकि स्त्रियों की दयालुतापूर्ण दृष्टि प्राप्त करना उसके लिए परमानंद की पराकाष्ठा होती है, और उनकी ओर से उसे अवहेलना तो कभी नहीं मिलनी चाहिए।